हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ स्पेशल सीरीज़ के बारे में, जिसका पार्ट 11 यहां पर होने वाला है। अभी तक पार्ट 10 हो चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सब क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आपको आखिरी तक बने रहना है और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। सबसे पहले हम बात करें प्रीवियस पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर 10 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में बताया था। क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर फार्मर्स कमिट सुसाइड इन इंडिया, यानी कि जो हमारे देश में किसानों की मृत्यु हो जाती है या वो सुसाइड कर लेते हैं, तो उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है क्रॉप फेलियर। सबसे इम्पोर्टेंट कारण यही है, फसल का नुकसान हो जाता है। कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी बारिश बहुत कम होती है, जिसके कारण फसल का नुकसान हो जाता है, फसल फेल हो जाती है, जिसके कारण किसान जो है सुसाइड कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च एंड शुगर लिपिड्स एंड मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है? सबसे पहले नाइट्रोजन जो होता है पौधों को हरा रंग देता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो ग्रेमनी यानी कि पोएसी फैमिली होती है, उसमें जो टिलर्स निकलते हैं, जो जिसको हम हिंदी में कल्ले के नाम से जानते हैं, कल्ले फुटाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? नाइट्रोजन जिम्मेदार होता है। ठीक है। फिर क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। उसके साथ विटामिन्स, हार्मोन्स और एंजाइम के निर्माण में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फास्फोरस की बात करेंगे तो फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस जो होता है, जो बीज होते हैं, किसी भी फसल का जो दाना होगा, बीज होगा, उसका योगदान बनाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है फास्फोरस का, यानी कि अधिक स्वस्थ और भार वाले बीज के लिए फास्फोरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पौधे को लेटने से, यानी कि ये जिसको हम लॉजिंग बोलते हैं, लॉजिंग से बचाता है पौधे को कौन? फास्फोरस। तो इसको हम एंटी लॉजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। उसके बाद पोटेशियम की बात करेंगे तो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर के लिए पोटेशियम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग करने में भी पोटेशियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर सेकंड बात करेंगे परसेंटेज ऑफ सल्फर इन जिप्सम। जिप्सम की बात कर रहे हैं। जिप्सम का क्या काम है? तो जिप्सम जो होता है अल्कली सॉइल के लिए, अल्कलाइन सॉइल या अल्कली सॉइल के लिए जो होता है, रिकलमिनेशन के लिए या सुधार के लिए जिप्सम की आवश्यकता होती है। जबकि लाइम की बात करें, चूने की बात करें, तो एसिडिक सॉइल के यानी कि अम्लीय मृदा के सुधार के लिए हम किसका? चूने का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सल्फर की बात कर रहे हैं तो लगभग 18% के आसपास यहाँ पर सल्फर होता है। और कैल्शियम की बात करेंगे तो लगभग 23 to 23.5 के आसपास जो होता है आपका, वो कैल्शियम होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। यहाँ पर बात हो रही है, माइकोप्लाज्मा इज सेंसिटिव टू, किसके लिए सेंसिटिव होता है? तो टेट्रासाइक्लिन। ये आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात हो रही है प्लांट ओवर ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, यानी कि सेल का साइज बढ़ गया है, उसके कारण प्लांट की ओवर ग्रोथ हुई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी बोलेंगे क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। अगर बात करता ओवर ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पर साइज बढ़ा है सेल का साइज, उसके कारण जो है प्लांट की ओवर ग्रोथ हुई है। अगर सेल के नंबर बढ़ जाती, यानी कि सेल की संख्या बढ़ जाती, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया बोलेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसके कारण हो रहा है? कि सेल के नंबर बढ़ने के कारण ये हो रहा है। और सेल का साइज बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? हाइपरट्रॉपी। ये दोनों टर्म को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे नेमाटोड्स आर ऑल्सो नोन एज। तो नेमाटोड्स को हम टैप वर्म के नाम से भी जानते हैं। अर्थवॉर्म आप जानते हैं, केचुआ होता है, इसको हम सॉइल इंजीनियर के नाम से भी जानते हैं। और किसान का मित्र भी हम इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा। तो यहाँ पर ग्रीन ईयर ऑफ डिसीज ऑफ बाजरा की बात कर रहा है, जिसको कहीं कहीं हम डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं। डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी हम जानते हैं, आपको इसको याद रखना है। अगर इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो स्क्लोरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, इसको आपको याद रखना है। स्क्लोरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है और ये सॉइल बोर्न होता है। ठीक है।
तो ये जो पैथोजन होगा या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा वो सॉइल बोर्न होगा, आपको इसको याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है अर्गट, किसका, बाजरे का या पाल्म मिलेट का। ये होता है क्लेबीसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस से। अर्गट किससे होता है, ये होता है आपका क्लेबीसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस से होता है, और ये सीड और सोयल बोर्न दोनों होता है ये पैथोजन, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछता है। अर्गट सीड और सोयल बोर्न दोनों होता है, जबकि प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करेंगे तो ग्रीन ईयर का वो सोयल है, वो होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से, और अर्गट होता है आपका क्लेबीसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस से। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, अभी बताया था ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर की बात करेंगे तो पोटेशियम यहाँ पे आएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर पोटेशियम। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए भी पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद आगे बात करें, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज व्हाट इज द ट्री कवर आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट ट्री कवर है, तो 2.89, इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। 2.89% क्या है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का ट्री कवर है परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बात हो रही है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज अंडर फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के अंतर्गत कितना इलाका आता है, तो 21.67% जो है वो वन यानी फॉरेस्ट के अंतर्गत इलाका आता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट सलाइन सॉइल। तो सलाइन सॉइल सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, ये आपको याद रखना है। देखिए, सलाइन सॉइल और अल्कलाइन सलाइन सॉइल में काफ़ी ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होती होगी, तो फिर से एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जाम में यहाँ से पूछता है। तो सबसे पहले अगर मैं सलाइन सॉइल की बात करूँ, और सलाइन सॉइल में क्या होता है, देखिए तीन चीज़ों को आपको याद रखना है, ईसी को, पीएच को और ईएसपी को। ठीक है, तो सलाइन सॉइल का क्या होता है, सलाइन सॉइल में जो होता है ईसी क्या होता है, 4 मिलीमोल से ज़्यादा होता है। ठीक है, पीएच की बात करूँगा तो पीएच क्या होता है, 8.5 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ईएसपी क्या होता है, ईएसपी भी 15% से कम होता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला कि सलाइन सॉइल में ईसी कितनी होती है, 4 मिलीमोल से ज़्यादा होती है। बात करेंगे पीएच की, तो पीएच क्या होता है, 8.5 से कम होता है। ईएसपी यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज क्या होता है, लेस देन 15% होता है। ठीक है, बात करेंगे अल्कलाइन सॉइल की, तो 4 मिलीमोल से कम क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ईसी। पीएच जो होता है 8.5 से ज़्यादा होता है, और ईएसपी क्या होता है, ये भी 15% से ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर सलाइन अल्कलाइन में सब कुछ ज़्यादा होता है, सलाइन अल्कलाइन मतलब कि लवणीय क्षारी में पीएच भी 8.5 से ज़्यादा, ईएसपी भी 15% से ज़्यादा, और ईसी भी 4 मिलीमोल से ज़्यादा। आप वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको कन्फ्यूज़न भी एग्जाम में होती है, आप क्वेश्चन को गलत करके भी आ जाते हैं अगर ज़्यादा उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट लग जाता है, तो आपको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, पार्टिकल डेंसिटी की बात कर रहा है यहाँ पर, किसकी, ऑर्गेनिक मैटर की यहाँ पर बात कर रहा है। ऑर्गेनिक मैटर की जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो 1 से 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। शॉर्ट में याद रखोगे तो 1 से 1.5 में 1.1 to 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉइल की बात करता कि पार्टिकल डेंसिटी कितनी होगी ऑर्गेनिक सॉइल की, तो 2 से 2.5 होती है, 2 से 2.5 यानी कि 2.1 to 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर जो होता है पार्टिकल डेंसिटी होगी ऑर्गेनिक सॉइल की। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर पूछा है तो 1 से 1.5 आंसर होगा। अगर बल्क डेंसिटी की बात करें ऑर्गेनिक मैटर की, तो 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, या फिर ग्राम पर सीसी होता है, ये आपको याद रखना है। और नॉर्मल कितना होता है, तो 1.33 के आसपास आपका बीडी होता है। ठीक है, और 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका पार्टिकल डेंसिटी होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे एवरेज मिल्क यील्ड केजी पर डे ऑफ एक्जोटिक काऊ, तो आंसर होगा 11 किलोग्राम प्रति दिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे बात करें, मास ऑफ रोटेड ऑर्गेनिक मैटर मेड फ्रॉम वेस्ट। वास्ट यानी कि जो भी आपका उत्पाद बचा है वहाँ पे उससे आप जो खाद बना रहे हैं वो आपका कंपोस्ट होगा। केवल काऊ के या बफेलो के या एनिमल के डंग से जो खाद बनाएंगे वो आपका एफवाईएम यानी कि फार्म यार्ड मेन्योर होता है। दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस याद रखना है। फिर आगे बात करें, द एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम राइजोबियम, तो क्या होगा, मोलोबिडनम यहाँ पर हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आगे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़
हायर बफरिंग कैपेसिटी। तो क्ले सॉइल की हायर बफरिंग कैपेसिटी होती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे एग्रीकल्चरल एजुकेशन डे कब मनाते हैं। तो 3 दिसंबर को एग्रीकल्चरल एजुकेशन डे या एग्रीकल्चर एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे बात करेंगे व्हाट इज़ द स्लोप परसेंटेज फॉर ग्रेडेड बंडिंग। तो ग्रेडेड बंडिंग के लिए 2 से 10% स्लोप रखा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे बात करेंगे द ट्रांजिशन जोन बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर का जो ट्रांजिशन जोन होता है वो ट्रोपोपोज कहलाता है। अगर हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटोपोज। ठीक है। और बात करें मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच के जो ट्रांजिशन जोन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे मीजोपोज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्ट्रेटो और मीजो के बीच का स्ट्रेटो, थर्मो और मीजो के बीच का या मीजो और थर्मे के बीच का मीजोपोज होगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच का ट्रांजिशन जोन पूछा है तो आंसर होगा ट्रोपोपोज। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर आगे बात करेंगे हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो E.J. बटलर यहाँ पर राइट आंसर होगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। फिर आगे बात करें द कास्ट्रेटेड मेल ऑफ सीप इज़ नोन एज। तो इसको वेदर बोलते हैं या बेदर बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। अब हम बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो क्वेश्चन जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर सही जवाब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है थीरम बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ। तो थीरम किस ग्रुप को बिलोंग करता है, कॉपर फंजीसाइड को, सल्फर फंजीसाइड को, क्यूनोन को या फिर मर्क्यूरियल को। इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कैसे लगे, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।